हेलो बच्चों, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एस के गुप्ता आप लोगों के साथ आर्य शिक्षा केंद्र चैनल पर मैं फिर से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये समझ लो, ये क्लास 10th में मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाली क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कई बार पूछी भी जा चुकी है ना। और ये इतनी बार पूछी जा चुकी है कि अब ये तो मतलब बच्चे समझ लो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आप इसी बेसिस पे चाहो तो आप कई सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। बने रहिए और जितने भी लोग हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है √3 सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। ये आपका क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो करीब 2 मार्क्स का अब पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले ये बच्चों पूछा जा रहा था करीब 3 मार्क्स का, ठीक है। पहले के जो एग्जाम पैटर्न थे ना बच्चों, उसमें ये पूछे जा रहे थे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, अब ये पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के। लेकिन है तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि 2 मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी का 60 मार्क्स आया है या 30 मार्क्स आया है और 30 मार्क्स में से 1 मार्क्स अगर कम हो जाते हैं तो बच्चा फेल हो जाता है ना। तो 1 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से समझिए। इस बेस पे आपको कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, सो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों और देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब हम इस परिमेय संख्या को ही हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब आप क्या जानते हो कि सर परिमेय संख्या है ना, तो इसको हम p/q के टर्म में लिख सकते हैं। अब ये p/q क्या है, p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। और एक कैसा पूर्णांक है जी, ठीक है, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है बच्चों। और हाँ एक चीज और, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, ये आप लोग तो ऑलरेडी जानते ही हो, पहले की क्लासेस में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और हमें क्या प्रूव करना है कि सर ये अपरिमेय है। कैसे हो, हमने क्या माना, p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड परिमेय संख्या में, जैसे 2/3, 3/2, इस तरीके के जो परिमेय संख्याएं होती है दोबारा कटती नहीं है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। तो हमें भी यही चीज इसको प्रूफ करना है। अगर कॉमन आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या। तो चलिए बने रहिए। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो जल्दी से सिद्ध करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये बच्चों मतलब दोनों तरफ हमें स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर। अब देखिए, अब √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर कितना हो जाएगा q स्क्वायर। तो गौर से देखिए, अब ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 है और एक q स्क्वायर है, तो डिवाइड में तो इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अभी 3 मल्टीप्लाई में है बच्चों, 3 क्या है मल्टीप्लाई में, मतलब गुना में है, तो इस तरफ जाएगा तो भाग में होगा ना। q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर/3। आप देख रहे हो, चूंकि ठीक है, चूंकि 3 से क्या हो रहा है, 3 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, भाग दे रहा है ना, तो 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जाहिर सी बच्चों कि p स्क्वायर को जब 3 डिवाइड करेगा, ठीक है बच्चों, जब 3 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है भाग देगा, तो p को भी तो भाग दे सकता है। क्यों,
क्योंकि आपको पता है कि पी स्क्वायर किससे बना हुआ है, पी इंटू पी से बना हुआ है, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा, इसका मतलब हम केवल पी को भी डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, अब कुछ और भी चीज देख लेते हैं, क्योंकि ये इतना में अभी हुआ नहीं है, अभी और भी है। चलिए देखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं, माना कि P बराबर 3 के। याद रखना बच्चों, जितना नीचे रहता है ना उतना ही मान लिया जाता है, जितना नीचे रहता है उतना ही मान लिया जाता है। अगर 3 है तो हम 3 के मानेंगे, 5 रहता तो 5 के मानते हैं, 2 रहता तो 2 के मानते हैं। चलिए मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको आप समीकरण 1 मान के चलो, इसे आप समीकरण 1 मान के चलो, इसे आप समीकरण 1 मान के चलो। तो हम क्या करते हैं, P का मान समीकरण 1 में रखेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए बच्चों, P का मान समीकरण 1 में रखते हैं। हमारे पास क्या है, समीकरण 1 q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3 है बच्चा, q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3। चलिए ये हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ था समीकरण 1। चलिए अब पुट करते हैं, P का मान कितना है हमारे पास 3 के, अब 3 के का स्क्वायर बाई 3 कर लेते हैं। q स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों हो गया हमारे पास, इसको हाँ 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 के स्क्वायर बाई 3, ये 3 से 3 डिवाइड होगा, हमारे पास क्या बच गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर। देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई है, गुना में तो इस तरफ भाग में आएगा ना, q स्क्वायर बाई 3। जस्ट सेम प्रोसेस आप यहाँ पे देखिए, पी स्क्वायर बाई 3 था और q स्क्वायर बाई 3 था, तो हम लिख सकते हैं ना, चूंकि 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 q को भी विभाजित करेगा, q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। जस्ट सेम बच्चों, जस्ट सेम जैसे पी स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, डिवाइड करता है, तो p को भी तो ये 3 भाग देगा ना, p भी 3 से भाग लग सकता है ना। जब लग सकता है तो हम इसी तरह से यहां पर भी तो कह सकते हैं कि जब q स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो q को भी तो 3 करेगा ना भाग, है ना। 3 से q भी तो भाग लग सकता है, जब q स्क्वायर भाग लग सकता है 3 से, तो 3 से q भी तो भाग लग सकता है। अब बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा, तो चलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं इस छोटे से राउंड में। देखो q स्क्वायर बाई 3 भाग लग रहा है, अच्छी बात है। देखो q को हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू क्यू लिख सकते हैं, बाई 3 लिख सकते हैं। तो देखो तो ये डिवाइड कर रहा है क्या, 3 q को विभाजित कर रहा है क्या, तो हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। जब कर रहा है इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये विभाजित करेगा, बिल्कुल सही में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर ये तो यहाँ पे आ गया, आपने तो बोला था कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सर p 3 से भाग लग रहा है, q भी 3 से भाग लग रहा है, ये क्या हो रहा है, दोनों तो एक ही चीज से भाग लग रहा है ना। आपने तो कहा था कि भाग नहीं लगेगा, तो बात यही ना बच्चों, क्योंकि हमने क्या माना था, पहले हमने माना था कि √3 परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या होगी तो p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो आ गया p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो लिखते हैं, चूंकि यहाँ 3 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो बच्चों आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, समझ गए ना, ये आपको लिखना पड़ेगा, जरूरी है। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इस तरफ जगह नहीं रह रही है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर ना दिखे तो थोड़ा कहिएगा, ठीक है। तो चलिए p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि ठीक है, जबकि हम लोगों ने क्या किया थे, बच्चों जबकि हमने माना था कि
P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सारी चीजें दिख रही होंगी अच्छे से। ठीक है, कुछ चीजें तो देख ले रहे हैं, नहीं ठीक है, समझ लेते हैं। तो बात ये है बच्चों कि हम लोग क्या सिद्ध कर रहे हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपके 10th के एग्जाम के लिए 2 मार्क्स के लिए जरूरी है। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूं, आप देख लीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस सिद्ध करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या। √3 एक क्या है? परिमेय संख्या। आप भी हमसे हमारे साथ बोलते रहिए, √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो √3 को क्या लिखेंगे? p/q लिख सकते हैं बच्चों, p/q लिख सकते हैं। अब देखो, तो p और q क्या है? पूर्णांक है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और साथ में आपको पता है कि हर कभी 0 नहीं होता है। दोनों तरफ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बच्चों। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर। तो देखो √3 का भी स्क्वायर हो गया और p/q का भी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर बच्चा 3 होता है, और p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखो इधर बहुआ जो q स्क्वायर है ना भाग में, तो उस तरफ जाएगा तो गुना में होगा। देखो 3q स्क्वायर हो गया, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर रह गया, इधर रह गया ना। अब देखो q जो 3 है ना, यहाँ पे 3 जो आप देख रहे हो 3, ये मल्टीप्लाई में है, इधर गुना में है ना। अब गुना में है तो यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। गुना में जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में ना, हाँ मतलब भाग में जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है। 3 किसको विभाजित करता है? p स्क्वायर को। जब 3 p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ये p को भी तो विभाजित करेगा ना। तो देखो इसी चीज को मैंने लिखा है कि 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पर हम p इज इक्वल टू लेट करेंगे। कितना इक्वल टू? p इज इक्वल टू लेट करेंगे, मान के चलते p बराबर 3 के। आप बोलो सर 5 के क्यों नहीं माने, 6 के क्यों नहीं माने? तो सर हमको कॉमन फैक्टर ढूंढना है, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जनरली हमको अपरिमेय प्रूफ करना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर होता है तो वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। तो हमने p इक्वल टू लेट कर दिया 3 के, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों। अब इस p के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं। हमने इक्वेशन 1 किसको माना है? q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 3 को माना है ना। तो p बराबर 3 के, p का मान समीकरण 1 में रखने पर q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई √3, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई √3 हो गया, जो कि हमारा समीकरण 1 है बच्चों। अब p का मान कितना रखेंगे? 3 के रख दिए। 3k का जब स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, क्योंकि 3 से 3 कटेगा 9 तो 3 टाइम्स में, क्योंकि आपका q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे देखो तो 3 क्या है? मल्टीप्लाई में है ना, गुना में है ना। तो गुना में है तो डिवाइड में जाएगा, इस तरफ भाग में आएगा। चलो भाग में आएगा। जस्ट सेम देखो 3q स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि 3q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3q को भी तो विभाजित करेगा, जस्ट इसी तरह से, है ना। जब 3q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3q को भी तो विभाजित कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आप गौर से देखो तो हमारे पास 2 कंडीशंस मिल गई। सर यहाँ पे p का भी फैक्टर 3 है, q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, p भी 3 से डिवाइड हो रहा है, q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। जब ऐसा कंडीशन आ रहा है कि सर p भी 3 से डिवाइड हो रहा है, q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, जबकि हमने माना था कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या है? आ गया ना कि कॉमन फैक्टर है। जब कॉमन फैक्टर है तो मैंने बोला था कि अगर दोनों का आ जाता है तो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 3 जो है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ
गुणनखंड, मतलब कॉमन है, उससे भाग लग रहा है दोनों से। अब जो कि कॉमन है, हमने क्या माना था, हमने माना था कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमने माना था। और ये मानना क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ये मानना हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमारा क्या मानना गलत हो गया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा होगा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। अब सर इस बेस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखिए बुआ, आपको एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको √3 ही डाले, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका √3 आया हुआ है, इसीलिए मैंने √3 को ही लेके बताया है। लेकिन फिर भी अदर भी आ सकते हैं। कौन कौन आ सकते हैं थोड़ा देख लेते हैं। आपका √2, √3 तो है ही, मैंने बता भी दिया। √5, √6, √7, √10, √11, इस तरीके के जितने भी आएंगे ना वो सारे आप इस मेथड से बना सकते हो। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपको मैथ्स में अच्छे बनाती है। ठीक है, क्योंकि हमारा काम तो केवल बस पढ़ाना है, हम तो बस पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको किस बात को लेकर वीडियो चाहिए, किस पॉइंट पे चाहिए, मैथ के कौन से टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं अंडर क्लास 10th तक। इसके अलावा आपको साइंस के भी जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप हमसे मैसेज कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, अगर समय मिला तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर। धन्यवाद, लेट्स बाय, हैव यू नाइस डे बच्चों, गुड बाय।